तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम आपको आयनिक बॉन्ड बता चुके थे और आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक एंड हाउ वी आइडेंटिफाई आयनिक कंपाउंड ये हम आपको पढ़ा चुके थे। इसके बाद आपको पढ़ाना था कोवैलेंट कंपाउंड। अब कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड, को शब्द कहां लिया था? जहां पेयर हो। को शब्द कहां लिया था? जहां पेयर हो। देखिए अगर दो एटम आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए, यानी एक इलेक्ट्रॉन वो दिया एक इलेक्ट्रॉन वो दिया, दोनों शेयर करके अगर बॉन्ड बनाए, द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। यानी द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is called covalent bond. Clear? Covalent bond, ये तो हम आपको द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर हम ये कहें इफ वन इलेक्ट्रॉन शेयर, ये कहलाएगा सिंगल बॉन्ड। इसको ऐसे जो सिंगल बॉन्ड। टू इलेक्ट्रॉन शेयर बाय टू एटम, डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से थ्री इलेक्ट्रॉन शेयर, ट्रिपल बॉन्ड। देखिए ये अभी हम बताए हैं द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। अब इसके बीच में ये जो बॉन्ड है बाय वीक वैन वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यानी इसमें वीक वैन वाल, देखिए इसमें भी होता है एक्चुअली में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर आउटर मोशन में ज्यादा रहते तो एक निश्चित डिस्टेंस हो जाता है, तो इसमें हम लोग उसको वैन डर वाल फोर्स यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से शो करते हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, आप देखिए किसके बीच में ये बॉन्ड बनता है। इट इज ऑलवेज, it is generally form बॉन्ड। पहला नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बने तो लाइफ टाइम रिचार्ज जाइए, ये हमेशा क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मूला देख के पहचानने का तरीका देखिए, हम कहें H2O तो हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, ये कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। CO2, HCl, H2SO4, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। अमोनिया, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, ये सब क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कोवैलेंट कंपाउंड है। और डी ब्लॉक का मेटल हो प्लस वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट आप बहुत ज्यादा याद नहीं कर पाएंगे, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम आपको बताए थे उनको छोड़ के, जो फर्स्ट लेक्चर में हम आपको समझाए थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बीच में बॉन्ड हो, तो एक एग्जांपल हम देते रहे हैं। जैसे हम आपसे कहें CuCN, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। Cu ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड, Fe2O3, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड है। यानी कहने का मतलब जब डी ब्लॉक एलिमेंट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट से कंबाइन करे तो उसमें कोवैलेंसी का चक्कर होता है। और अगर लिथियम के साथ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, देखिए हम आपको बताए थे लिथियम और बेरिलियम कोवैलेंट कंपाउंड, लिथियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब कोवैलेंट कंपाउंड, इसीलिए इनका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है और इसकी वजह से ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम आपको एक आइडिया दिए
कि क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड और कैसे हम पहचानते हैं कोवेलेंट कंपाउंड को। नॉन मेटल के बीच में अगर बॉन्ड बने तो हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड, और डी ब्लॉक का मेटल हो और वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो उन दोनों के बीच में हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। दूसरी बात जानते क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड में एक्चुअली में एक वीक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड में भी होता है, लेकिन उसमें वीक होता है कंपेयर टू आयनिक। लेकिन अब हम आपको बताना चाहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी कंपाउंड, और एक होता है नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब इस कैटेगरी में हम कैसे पहचानते हैं, देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये दोनों है कोवेलेंट कंपाउंड लेकिन पोलर जो होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, जैसे ये जितना हम लिखे हैं ऑक्सीजन ओजोन को छोड़ के सब पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ये कैसे पहचानेंगे, कुछ आइडिया हम आपको दे रहे हैं। CO2 भी आपका नॉन पोलर है। अब कुछ रीजन है, आप देखिए पोलर कंपाउंड क्या होता है। पहले हम आपको पोलर कंपाउंड वो होता है जैसे मान लीजिए जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसकी तरफ पोलराइज कर जाए, तो हम आपको इन कोवेलेंट बॉन्ड इफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन polarize towards high electronegative element, high electronegative एलिमेंट, तो वो क्या होगा पोलर कंपाउंड। जैसे हमने बताया H2O हुआ, HCl हुआ, कैसे पहचानेंगे अभी हम आइडिया आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर हम आपसे कहें नॉन पोलर, देखो पोलर का मतलब यहां खिंचाव से, मतलब पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो अपनी तरफ खींचे, तो हम कहें नॉन पोलर कंपाउंड। नॉन पोलर कंपाउंड इफ द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट polarize to any one of atom in the bond formation, यानी if the shared pair of electron does not polarize to any one of atom in the bond formation। जैसे हम आपसे एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए अब एग्जांपल समझने के लिए थोड़ा सा आइडिया आपको डेवलप करना पड़ेगा। देखिए जैसे हम ये कहें, हम कहें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन, दो सिमिलर एटम, क्या हो सिमिलर एटम हो, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे अब ऑक्सीजन दो शेयरिंग किया, एक्चुअली में सब 8 कंप्लीट करने के लिए होता है, ठीक है। तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ाएंगे, तो ये 8 कंप्लीट किया तो इसको आप बॉन्ड फॉर्मेशन के फॉर्मेशन से लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ये हुआ, ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हुआ। तो अगर ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, भाई दोनों की ताकत सेम है, तो दोनों की ताकत सेम है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये ना तो इसकी तरफ जाएगा ना तो इसकी तरफ जाएगा, तो इसको कहेंगे नॉन पोलर कंपाउंड। यानी हम नॉन पोलर की पहचान बता रहे हैं, और जो इसको छोड़ के बचा अपने आप समझ जाइए कि वो पोलर है। तो ये क्या हो गया नॉन पोलर, यानी 2 सिमिलर एटम के बीच में अगर बॉन्ड बने 2 सिमिलर, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ये सब क्या है नॉन पोलर कंपाउंड है। और सुनिए एक ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन। ये जान लीजिए, अगर आपस में इन सबों के बीच में बॉन्ड बने, इन सबों के बीच में बॉन्ड बने तो क्या होगा? नॉन पोलर। जैसे हम कहें हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो तब तो सेम ही एटम होगा, इसी कॉन्सेप्ट में चला गया, हाइड्रोजन तो इसी कॉन्सेप्ट में चला गया। अब हम कहें CH4, ये आपका नॉन पोलर। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इन सबों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। इन सबों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अंतर नहीं है। अगर मान लीजिए हम कहें PH3, ये भी आपका नॉन पोलर हो गया। H2S, ये भी आपका क्या हो गया? नॉन पोलर की तरह बिहेव करेगा, इसीलिए H2S गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे चल के हाई क्लास में पढ़ेंगे। यानी कहने का मतलब है ये सब क्या है? नॉन पोलर है। लेकिन अभी हम आपसे एग्जांपल यहां पे काट के लिख रहे हैं, अमोनिया, तो ये हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो ये हो जाएगा पोलर। H2O, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, ज्यादा डिफरेंस हो गया तो ये भी क्या हो गया? पोलर। यानी ये भी हो गया पोलर और ये भी हो गया पोलर। यानी कहने का मतलब ये है, अगर इधर से इधर का अंतर हो तो ये क्या हो गया? पोलर। एक आइडिया हमने दिया है। और अगर जिसका नेट डाइपोल जीरो हो, नेट डाइपोल जीरो हो, यानी अगर कभी किसी का स्ट्रक्चर बनाइए, जैसे हम कहें, हम आपसे कहें क्लोरीन, ये CCl4 का स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, क्लोरीन 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 क्लोरीन, अब बीच में है क्या है? कार्बन है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से इसका नेट डाइपोल क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जिस कंपाउंड का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनाएंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो अगर कोई एक आदमी को दोनों सेम ताकत का आदमी खींचे तो न तो वो इधर जा पाएगा न तो इधर जा पाएगा, तो ये भी क्या होगा? यानी हमने कॉन्सेप्ट दिया जिसमें नेट डाइपोल जीरो हो, वो भी क्या होगा? नॉन पोलर। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये सीख जाएंगे, समझ में आया? तो अगला है, यानी नेट डाइपोल जिसका जीरो हो वो क्या होगा? नॉन पोलर कंपाउंड। और सुनिए, जिसका इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस 0 से 0.5 हो वो क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.9 हो तो वो हो जाएगा पोलर। और जिसका मोर हो, इससे अबव हो, वो क्या हो जाएगा? आयनिक कंपाउंड हो जाएगा। याद रख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमने दे दिया। यानी ये कॉन्सेप्ट जान लीजिए कि अगर डिफरेंस 0 से 0.5 हो, ये मेजरमेंट आपको दिया रहेगा, ये आप याद रखिए। ये चार कॉन्सेप्ट जानिए दुनिया में किसी भी पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड को पहचानने के लिए। ये हमने कॉन्सेप्ट दिया फॉर नॉन पोलर कंपाउंड, दो सेम एटम हो तो हमेशा नॉन पोलर। अगर ये जो हम ये सर्किल किए हैं, इन दोनों के बीच में आपस में बॉन्ड बने तो ये क्या होगा? नॉन पोलर। इससे अगर ये अटैच होगा तो हो जाएगा पोलर। और जिसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना हो और नेट डाइपोल जीरो हो जाए तो वो भी नॉन पोलर। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से 0.5 है तो समझ लीजिए वो नॉन पोलर कंपाउंड होगा। ये कॉन्सेप्ट हमने, अब आपको हम आइडिया दे रहे हैं थोड़ा पहचान के लिए। देखिए, जैसे हम कहें आपसे अमोनिया, तो इनमें ज्यादा डिफरेंस है तो ये क्या हो गया? पोलर। H2O पोलर। HCl, देखिए यहां HCl में डिफरेंस आ गया, ये H है ये Cl है, ये भी क्या हो गया? पोलर। H2SO4 तो सल्फर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ज्यादा डिफरेंस आ गया तो ये भी क्या हो गया? पोलर। अब आप कोई भी कंपाउंड पोलर हो नॉन पोलर हो पहचान लेंगे। मान लीजिए हम कहें CH3CH3, यानी आज के बाद ये भी जाने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन नहीं है तो समझ लीजिए वो नॉन पोलर है। क्लोरीन भी हो सकता है पोलरिटी के कारण, ठीक है? यानी कहने का ये मतलब है कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी, ये कॉन्सेप्ट यहां पे लिख सकते हैं, ऑर्गेनिक विदाउट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, अगर इनको छोड़ के किसी से अटैच है, इनको छोड़ के किसी से अटैच है, और ऑर्गेनिक विदाउट ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ऑल ऑर्गेनिक, चाहे मान लो ऑर्गेनिक में ये चारों नहीं है
तो सब के सब नॉन पोलर, ये सब के सब क्या होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड होंगे, लाइफ टाइम रिचार्ज रहिए, ये सब क्या हो गए, नॉन पोलर कंपाउंड, यानी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड। अगर उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन नहीं है, जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे हम ये कहें CH3CBr, ये देखिए इसकी पोलैरिटी डिफरेंस ज्यादा होगी, लेकिन ये उतना पोलर कंपाउंड नहीं होगा कि वाटर में डिसॉल्व कर जाए। ठीक है, एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं, अगर हम कहें CH3, अगर बेंजीन ही ले लीजिए, बेंजीन का ये C6H6 ये बेंजीन है, तो बेंजीन क्या हो गया, नॉन पोलर कंपाउंड, यानी बेंजीन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जहां कार्बन आ जाए, अगर उसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं है तो नॉन पोलर। क्लियर। अब कोई भी कॉन्सेप्ट आए, अब HCl हो, HBr आप क्या लिखेंगे, HBr को पोलर, HI को पोलर, HF को पोलर, ये सब के सब पोलर कंपाउंड है। HClO4 भी पोलर, यानी अब पोलर लेकिन है ये सब के सब कोवलेंट कंपाउंड ही हैं। तो क्लियर बताने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड जब आप जानेंगे तो इसमें आपको यह जानना है कि कैसे कोवलेंट कंपाउंड को हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसको, देखिए अभी तक आप फॉर्मूला देके पहचान लिए, आप कंपाउंड फॉर्मूला देके पोलर नॉन पोलर पहचान लिए, अब उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा। मान लीजिए आपको बिना फॉर्मूले के कोई मान लीजिए मिट्टी का दे दे, मिट्टी क्या है, आपसे पूछे मिट्टी कोवलेंट है कि आयनिक है, आप खुद बताइए, आप भी एक केमिकल कंपाउंड है तो आप कोवलेंट है कि आयनिक है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक पूछे तब कैसे पहचानोगे। तो जान लो, सबसे बेसिक ट्रिक हम बता रहे हैं, ऑल कोवलेंट कंपाउंड आर insoluble in water, but का मतलब but polar covalent compound, but polar covalent compound are soluble in water, यानी कहने में all covalent compound insoluble in water, अगर नॉन पोलर है तो कभी नहीं सॉल्व होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पोलर होते हुए भी सॉल्वेबल नहीं होते हैं। ऐसा कारण क्यों होता है, देखिए कुछ कंपाउंड, जैसे इसमें दो कैटेगरी आया, जैसे सारे मिनरल एसिड की बात करो, HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ये सब मिनरल एसिड हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करते हैं। फिर HBr हुआ, ये सब जितने हैं एक्सेट्रा, ये सब वाटर में सॉल्वेबल होंगे ड्यू टू डिसोसिएशन, यानी डिसोसिएशन इनटू आयन। तो जब मान लो HCl गया पानी में, तो ये HCl यानी HCl अगर गया तो ये H+ आयन और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट करेगा। H2SO4 गया वाटर में, तो ये किस में टूटेगा, एक्चुअली ये प्रैक्टिकली क्या होता है, H2SO4 वाटर से के साथ ट्रीट होता है, तो वाटर पे ये प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन होता है, वाटर जब H+ आयन से कंबाइन करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो ये जाएगा ऐसे और ये H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा, ये दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे और यहां पर सल्फेट आयन निकलेगा। यानी कहने का ये मतलब, ये कैसे इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर होगा अभी हम पढ़ाएंगे, पहले ये समझिए इस तरह ये डिसोसिएट करता है, यानी कि जो मिनरल एसिड है जो हाईली पोलर होते हैं, ये मिनरल एसिड तो डिसोसिएट कर जाएंगे वाटर में, लेकिन अब है ये दोनों पोलर। अब कुछ पोलर कंपाउंड, जैसे हम आपसे कहें इथेनॉल या ये शुगर, ग्लूकोज, शुगर H12H11 H22O11, ये है, अगर ये सब कंपाउंड है तो ये सब भी सॉल्व होता है, लेकिन इनका कारण क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
बस आप इतना लिख दीजिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये इसमें सॉल्व होता है, और ये ड्यू टू डिसोसिएशन इनटू आयन। यानी पोलर कंपाउंड का हमने दो कैटेगरी बताया, एक आयन में डिसोसिएट अगर मिनरल एसिड है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो सॉल्व हो रहा है तो उसमें ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आप फिजिकली आप पहचान सकते हैं कि ये कोवलेंट कंपाउंड है। अब दूसरी बात, कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, यानी ये सॉलिड में भी एग्जिस्ट करेंगे, जैसे हम आपको कहें वुड, डायमंड। लेकिन कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे और कुछ सॉलिड ऐसे होंगे जो सॉफ्ट होंगे। एक्चुअली में जिसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है और काफी लॉन्गेस्ट चेन होता है, जैसे डायमंड आपका हार्ड है, वुड को हम लोग सॉफ्ट लेते हैं, ठीक है, वुड को हम लोग सॉफ्ट लेंगे। लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है ये, लिक्विड में जैसे ब्रोमीन हुआ, फिर बेंजीन हुआ, ये सब लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। फिर आपका इथेनॉल हुआ, C2H5OH, यानी ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, और गैस फॉर्म में, यानी ये हो गया लिक्विड, और गैस फॉर्म में अगर हम कहें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन, क्लोरीन, ये सब एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर हमने आयोडीन भी लिख दिया। फिर डायमंड आपका कार्बन का एलोट्रोप्स है। ये सब सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि कोवलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब आप कहेंगे कैसे हम जानेंगे? जनरली लिक्विड और गैस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में तब वो एग्जिस्ट करता है जब उसका पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर हो जाए, यानी काफी लॉन्गेस्ट चेन जाए तो उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सॉलिडिफाई हो जाता है। लेकिन एक चीज कैटेगराइज करेंगे, डायमंड और ग्रेफाइट को जरा हटा दीजिए, वो हार्ड सब्सटेंस है। इन दो सब्सटेंस को हटा के, क्योंकि उसका काफी क्लोज एंड कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, तो और सब सॉलिड क्या होते हैं, यानी जितने भी सॉलिड हम बनाएंगे सब के सब क्या होंगे? एमॉर्फस होंगे, यानी ये सब क्या होंगे? सॉफ्ट होंगे। क्लियर? केवल डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के, डायमंड और ग्रेफाइट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं और वो हार्ड होंगे। डायमंड एंड ग्रेफाइट, अगर कोई भी कोवलेंट कंपाउंड का तुमको अगर क्रिस्टलाइन, अगर हार्ड दिखे तो जान लो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होंगे, तभी हार्ड होंगे, और पॉलीमेरिक, उसमें पॉलीमेरिक बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या हो जाएंगे? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हो जाएंगे। क्लियर? अब हमने कोवलेंट कंपाउंड को पहचानना आपको बता दिया। और सुनिए, कोवलेंट कंपाउंड की लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगी। पहली बात, सारे कोवलेंट कंपाउंड सॉल्बिलिटी, सारे कोवलेंट कंपाउंड सॉल्बिलिटी का कॉन्सेप्ट तो हमने बता दिया। ये क्या होंगे? वोलाटाइल होंगे। मतलब वोलाटाइल मतलब ये थोड़ा भी हीट करोगे तो वेपर, कन्वर्टेड इनटू वेपर, कन्वर्टेड इनटू वेपर ऑन हीटिंग, मतलब बिना बॉन्ड ब्रेक के। जैसे मान लो तुम H2O को गर्म करो तो ये H2O स्टीम बन जाएगा। ये गैस है और ये क्या है? लिक्विड है। इसमें भी फार्मूला वही है, ये भी फार्मूला वही है, लेकिन ये गैस में कन्वर्ट हो गया बिना बॉन्ड ब्रेक किए। लेकिन आयनिक कंपाउंड में याद करो, जब हम तुमको कहे थे कि जब वो लिक्विफाई होता है तो आयन में टूट जाता है, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट डिसोसिएट ऑन हीटिंग। इस बात का टर्निंग पॉइंट याद रखिएगा। देखिए अगला पॉइंट, यानी ये हो गया चौथा, ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड और क्या कैरेक्टरिस्टिक रखता है? कोवलेंट कंपाउंड नॉन कंडक्टर होता है, नॉन कंडक्टर इन नेचर, बट पोलर कोवलेंट कंपाउंड विच डिसोसिएट इनटू आयन, यानी जो डिसोसिएट करे डिसोसिएट इनटू आयन, लाइक HCl, H2SO4, HNO3, जो डिसोसिएट कर जाए वो एक्वा सॉल्यूशन में,
डिसोसिएट इनटू आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये ध्यान रखिएगा एक्वस सॉल्यूशन में ही कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्योंकि ये आयन में डिसोसिएट कर जाता है। यानी हम इस केस को, यानी ये दोनों केस हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। व्हाई? बिकॉज इट डिसोसिएट इनटू आयन। ये हमने कोवेलेंट कंपाउंड का कुछ प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, देखिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम कोई भी स्ट्रक्चर कोवेलेंट कंपाउंड का बनाते हैं तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, फर्स्ट वी डिसाइड द सेंट्रल एटम। ओके, सेंट्रल एटम में पहली बात, द एटम which have greater valency is central atom, पहली बात। लेकिन अगर दो एटम की वैलेंसी सेम हो, if two atom have same valency, then अभी आपके 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, देन द एटम विच हैव ग्रेटर एटॉमिक नंबर इज सेंट्रल एटम। 10th के हिसाब से ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। फिर आपका क्या इसमें टारगेट लेके चलेंगे, दूसरा टारगेट है कि हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम। तीसरी बात, अगर सारे एटम अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद भी कोई एटम बचता है तो उसको हम किससे जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। If all atom complete octet, then remaining atom joined by coordinate bond। अब कैसे आएगा, हम स्ट्रक्चर जब बताएंगे तो बताएंगे। ये डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है, ये डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? अब जैसे अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे हम ये कहें H2O का स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए तो Kl, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या सर्किल में जो दिखा रहे हैं वो एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या होगा 26 यानी Kl। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हुआ, इसके K में क्या होगा 1। तो अगर आप H2O का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो केवल ये ध्यान रखेंगे, कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम, इस बात का यहां पे ओनली आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज, ओनली आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज। क्लियर? तो K है, L है। अब यहां पर अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो ऑक्सीजन हो गया सेंट्रल एटम, क्योंकि वैलेंसी उसकी अधिक है, जिसकी वैलेंसी अधिक होगी वो हमेशा सेंट्रल एटम होगा। तो यहां पे हम हाइड्रोजन दिए, ये इसका हो गया डॉट स्ट्रक्चर। देखिए इसका 2 ये डुबलेट बना लिया। हाँ एक बात और, ये ऑक्टेट हो और डुबलेट हो, डुबलेट भी होता है। जैसे मान लो पहला अगर सेल है तो डुबलेट पे ही ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट। अब इसका देखो 8 हो गया। ये इसका हमने सर्किल स्ट्रक्चर दिखाया, लेकिन मॉडर्न केमिस्ट्री में हम सर्किल नहीं दिखाएंगे, हम इसको केवल डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। ये कहलाया इसका डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर दिखाना हो तो जितने शेयर्ड हो, ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर।
अब आपको हम दिखाते हैं, मान लीजिए हम अमोनिया को दिखा रहे हैं। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 और 5 ये KL हो गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, तो इसका हो गया 1, K में 1। इसके आउटर, केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन का ही यूज करना है, हमें अंदर के इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 और ये 3, 2 शेयरिंग कर लिया। ये दुग्गी 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 और ये हो गया 8। इसका सही स्ट्रक्चर जो आपको डॉट लाइन इस तरह दिखाएगा एग्जाम में जब जाएगा। ये हो गया अमोनिया का डॉट स्ट्रक्चर। और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्लियर। अगर आप CO2 का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, CO2 में अब ये पहले डिसाइड करिए। यहां देखिए नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 थी, तो हम सेंट्रल एटम क्या रखे, नाइट्रोजन। यहां कार्बन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 और 4, इसकी वैलेंसी कितनी हुई 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी हुई 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2, 6, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 2। तो सेंट्रल एटम कौन हुआ, कार्बन। तो कार्बन को सेंट्रल एटम दे दिए। तो कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने एटम हुए 4। अब इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करिए, तो ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, और ये 4 और 4 8। यानी इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर अगर आप दिखाइए, ऐसे भी दिखाएंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। ये हो गया इसका डॉट स्ट्रक्चर। और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, यानी 2 शेयर्ड अगर होगा तो हम क्या दिखाएंगे, डबल बॉन्ड। क्लियर। ये इसका हो गया बॉन्ड स्ट्रक्चर। ये डॉट दिखाइए चाहे ना दिखाइए, आपका करेक्ट है। क्लियर। यानी हमने अभी CO2 का स्ट्रक्चर बताया। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं आप, CH4 का स्ट्रक्चर। तो CH4 में कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में आप जानते हैं 4 है, अब डायरेक्ट कर रहे हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में 1 है, तो 4 हाइड्रोजन है। देखिए ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2, और ये हो गया 8। अब इसका बॉन्ड डॉट स्ट्रक्चर साफ साफ ऐसे करके रफ में पहले से दिखा दीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए। ये हो गया इसका सही स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर जब बनाना हो, ये हो गया CH4। क्लियर। इस तरीके से आप CH4 का स्ट्रक्चर बना लिए। अब देखिए अमोनिया का भी हो गया, H2 का हो गया, अब CO2। अब देखिए कुछ और भी कंपाउंड है जो आपको कोवेलेंट स्ट्रक्चर आपके, जैसे नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर N2 है, सेम एटम है। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है 2 और 5। तो यहां पर ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, और ये 2, तो देखिए 6 और 2 8, 6 और 2 8, इसका भी 6 और इसका भी 6, यानी इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे करके दिखा देंगे। क्लियर। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर आप दिखाएं, तो ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट सेल में अभी हमने कहा, देखिए ये हो गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड अगर दिखाएंगे, ये हो गया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। क्लियर। इस तरीके से आप सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो टर्निंग पॉइंट है कि स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो सेंट्रल एटम पहले डिसाइड कर लेंगे, और अगर दोनों एटम की वैलेंसी सेम होगी तो जिसका एटॉमिक नंबर अधिक होगा वो सेंट्रल एटम होगा, वो केवल आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन को ही लेंगे। अगर एक शेयर किए तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, अगर एक ही एटम के साथ। अगर 2 शेयर किए तो डबल बॉन्ड होगा, और 3 शेयर किए तो वो ट्रिपल बॉन्ड। स्ट्रक्चर हम आपको बता रहे हैं, जैसे आपको अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर बनाना हो, तो अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, ध्यान दीजिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में इसके पहले भी अभी हम बताए थे 5 होता है। अब हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया 3 हाइड्रोजन यूज कर लिए। एक हाइड्रोजन यहां प्लस चार्ज का दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन अगर, ध्यान दीजिएगा,
ये जो एरो बताए हैं इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। और ये डबल बॉन्ड, इसकी शक्ति डबल बॉन्ड के इक्विवेलेंट होती है, डबल बॉन्ड। यानी ये तीनों बात एक ही है, समझिएगा अभी आप। अगर कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां नाइट्रोजन का कितना था, नाइट्रोजन का कितना था, फिर से हम बता दें, नाइट्रोजन का था 5 था। तो एक हाइड्रोजन को शेयरिंग कर लिया, एक हाइड्रोजन को शेयरिंग कर लिया और एक हाइड्रोजन को शेयरिंग कर लिया। देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया, और नाइट्रोजन का ऑलरेडी कंप्लीट है। यानी अगर नाइट्रोजन किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और फिर भी कोई एटम उससे जुड़े तो उसको किससे जोड़ेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ेंगे। कौन सा बॉन्ड होगा ये, कोऑर्डिनेट। इसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक ही एटम देता है, दूसरा एटम टेक पार्ट नहीं करेगा शेयरिंग में। तो H प्लस आयन खुद सोचिए, H प्लस आयन क्या है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और H प्लस होगा तो वो भी इलेक्ट्रॉन लूट गया, वो भी इलेक्ट्रॉन गया। तो ये इसको दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे, ये नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या हो गया, H प्लस चार्ज। तो इसको आप ब्रैकेट में ऐसे करके दिखा दीजिएगा, ये हो गया अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। क्लियर। अगर आप, ये जनरल स्ट्रक्चर हम आपको बता चुके हैं। अगला है एक 3 एटम का ही बता दें, H2SO4। देखिए हम ये सब में ध्यान रख रहे हैं, जिसकी वैलेंसी अधिक हो रही है उसी को हम सेंट्रल एटम डिसाइड कर रहे हैं। अब देखिए सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो दोनों की वैलेंसी 2-2 है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर अधिक होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम सल्फर हो जाएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में भी सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो ये हो जाएगा 286। ऑक्सीजन का होता है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा 26, और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1। तो अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे तो पहले ये ट्रिक बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। जब भी कोई 3 वाला आइटम हो और उसमें हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो जितना H होगा उतने OH बॉन्ड बनेंगे। तो पहले OH बना लिया जाए, ये हो गया OH। क्लियर। बीच में ऑक्सीजन होगा, ये हो गया OH। इसका देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, यानी इसका 8 कंप्लीट, इसका भी 8 कंप्लीट, इसका भी देखिए 8 कंप्लीट, इसका 2 कंप्लीट, इसका 2 कंप्लीट, यानी सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अभी 2 हाइड्रोजन, अभी इसमें 2 ऑक्सीजन बाकी है, तो इसको जो लिंक करेंगे वो कोऑर्डिनेट लिंकेज करेंगे। यानी यहां 6 के 6 होगा, केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कंप्लीटली नहीं देगा, शेयरिंग करने के लिए देगा। और यहां पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा दीजिए, 2, 2, 4, 2, 6, यानी ये इसका हो गया, यहां कोऑर्डिनेट लिंकेज हुआ, तो इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो गया H2SO4 का स्ट्रक्चर। क्लियर। ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। इसमें इस बात का इसको जब देखिएगा तो एक बार और आप लोग देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। यानी जब किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है तो वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अगर वो पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, वो डबल, उसकी शक्ति डबल बॉन्ड के बराबर होगी। और इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब एक तरफा इलेक्ट्रॉन का शेयर हो। क्लियर। हाँ देखिए, एक और स्ट्रक्चर हो गया H3O पॉजिटिव आयन। अब ये हम बना था इसीलिए हम बता दिए आपको। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 है, तो 2, 2, 4 और यहाँ पर 6 हो गया। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, तो इसका देखिए 2 कंप्लीट हो गया। क्या इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी कंप्लीट और इसका भी कंप्लीट। यानी अब अभी एक हाइड्रोजन बाकी है, तो इसको आप हाइड्रोजन आयन किससे दिखाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। यानी इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ये हो गया, ये हो गया इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर। और यहां एक लोन पेयर है, देखिए 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये हो गया हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर। एक चीज हम आपको नहीं बताए थे,
इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एटम बॉन्ड बना रहा है, अगर वो आयनिक बॉन्ड बनाया तो जितने इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफरेंस होगा, जैसे हम ये कहें NaCl है और ये आयनिक बॉन्ड बना है, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम? तो कहेंगे 1, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन? इज आल्सो 1। यहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर in the formation of ionic bond is called electrovalency। और कोवैलेंसी भी क्या होता है? नाम से ही लग रहा है कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर, जैसे कार्बन का कितना वैलेंसी होता है? 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, तो नंबर of electron share in the formation of covalent bond is called कोवैलेंसी। क्लियर? तो ये भी टॉपिक बंद, खत्म। यानी इसके बाद अब अगला क्लास आपको नेक्स्ट लेक्चर में।